बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब मजदूर सड़क पर मरता रहेगा, रेल की पटरी पर कट के मर जाएगा और नीति के नाम पर जनता से कहा जाएगा थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, तो सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, जवाब मांगा जाएगा कि इस तीसरे एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कोरोना संकट में इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, इस देश के आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है, और यह बात मैं आपको 3 शहरों की मिसाल देकर बताने वाला हूं। इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे इलाहाबाद का। इलाहाबाद में यह तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं वहां की पुलिस किस तरह से गरीब सब्जी वालों की सब्जियों को रौंदते हुए अपनी गाड़ी ले जा रहा है। इनको थोड़ी सी भी नहीं परवाह है कि कोरोना संकट में गरीब की कमर टूट गई है, और बावजूद उसके पुलिस इस तरह से उनकी सब्जियों को रौंद रही है। उनसे बात तक नहीं की, उनसे संवाद तक नहीं किया, और इस तरह से उनकी सब्जियों को रौंद कर चली गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें कितनी तेजी से पुलिस की गाड़ी पीछे आती है और एक गरीब मरते मरते एक तरह से रह गया, बच गया बिल्कुल किसी तरह से। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो। ये भागा रे मुड़ा आई है बहुत। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह नहीं पता कि आज की तारीख में गरीब हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर पहुंचा, कई लोग मर गए। 600 से 700 लोग तो लॉकडाउन के बाद कोरोना के अलावा मर गए, कुछ सड़क हादसों में, कुछ भूख प्यास के चलते, और गरीबों के आप ठेले को इस तरह से तोड़ रहे हो। कुछ दिनों पहले का आपको यह वीडियो याद होगा, अहमदाबाद का था, यह भी कोरोना संकट के बीचों बीच। यहां भी देखिए किस तरह से पुलिस गरीब सब्जी और फल वालों के ठेले को रौंद रही है, तोड़ रही है। आपके सामने एसएसपी प्रयागराज का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं और जो भी इस तरह से कृत्य करेगा वो जनता का सेवक नहीं हो सकता। ढेरों मिसालें आएंगी, टटोलिए उसको और आपको पता चलेगा कि पुलिस कितनी संवेदनहीन रही है गरीबों के प्रति। इस तरह के दाग जो आपके आस्तीन पर, जो आपकी वर्दी पर दिखाई दे रहे हैं ना एसएसपी साहब, इसे धोइए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जिम्मेदारी का काम किया था कोरोना संकट के दौरान, जब आपने मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स की गलत खबरों, फेक न्यूज के प्रचार प्रसार पर अंकुश लगाया था, उन्हें एक्सपोज किया था। गरीबों के ठेलों को इस तरह से रौंदना, इसे आप कैसे सही ठहरा सकते हैं भाई? मैंने समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से बात की और उन्होंने कहा कि यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप खुद सुनिए। अभिसार जी, ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में अंग्रेजी हुकूमत चल रही हो। इस कोरोना काल में जहां गरीब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही हो, भूख से उसकी मौत हो जा रही हो, वहां पुलिस का क्रूर चेहरा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार। ऐसा लग रहा है जैसे गरीब, बेबस और लाचारों को उसकी बेबसी और लाचारी की सजा दे रही हो। एक पुलिस की गाड़ी आएगी, गरीब अपनी सब्जी बेचता होगा, उसकी सब्जियों को गाड़ियों से रौंद दिया जाएगा, गरीब अपनी जान बचा के भागेगा और दूर खड़ा होकर देखता रहेगा उसकी सब्जी रौंदी जा रही है। प्रयागराज की घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, प्रयागराज के दारोगा की कारस्तानी का संज्ञान हमने लिया है, भरवाया जाएगा सब्जियों का हर्जाना। तो सुना आपने, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर नहीं आएंगी। दोस्तों, हकीकत यह है कि कोरोना संकट के दौरान
हमारी स्वास्थ्य सेवाएं की तैयारियां क्या हैं, इसको लेकर हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दुनिया में लॉकडाउन लागू होता था और हालात कंट्रोल में आ जाते थे, मगर हमारे यहां लॉकडाउन होता था और भारतीय न्यूज चैनल्स हिंदू मुस्लिम करते थे, तबलीगी जमात के बहाने सभी मुसलमानों को टारगेट करते थे। हम अपने अंदर के बदसूरत चेहरे को सामने लेकर आते थे। हम सही मायनों में एक्सपोज हुए हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आपके सामने ये जो है ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये तमाम मैप्स या ग्राफिक्स पेश किए हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि अलग अलग देशों में जहां जहां लॉकडाउन हुआ वहां हालात काबू में आए। आपके सामने ये तमाम देश। सबसे पहले स्पेन में उन्होंने बताया लॉकडाउन हुआ, उसके बाद केसेस बढ़े मगर बाद में कंट्रोल हो गया। उसके बाद जर्मनी, वहां पर भी केसेस बढ़े मगर लॉकडाउन के बाद कंट्रोल हो गया। फिर वो बता रहे हैं इटली में लॉकडाउन हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खुला चीजें कंट्रोल में आ गई। फिर आपके सामने यूनाइटेड किंगडम, लॉकडाउन शुरू हुआ, हालात थोड़े से बढ़े, बाद में काबू होते चले गए। मगर भारत की ये तस्वीर वाकई हैरत में डालने वाली है। आपके स्क्रीन पर सिर्फ भारत की मैं तस्वीर आपको बता रहा हूं। लॉकडाउन शुरू होता है और उसके बाद हालात बद से बदतर होते जाते हैं। मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि दरअसल ऐसा हुआ क्या, मगर अब आप ये ग्राफिक देखिए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत ने अब इटली के आंकड़े को पार कर लिया है, यानी कि कोरोना के कितने केसेस हैं भारत के अंदर, उसको लेके भारत ने इटली को पार कर लिया। तस्वीर आपके सामने है। भारत में अब हैं 2,35,540। उधर अगर आप इटली की बात करें तो वहां है 2,34,013 केसेस। भारत में हालात बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली और मुंबई, ये दो जगहें, एक हमारी आर्थिक राजधानी और दूसरी जो है देश की राजधानी, इन दोनों जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मैप पेश किया और हालात क्यों इंडिया में बदतर हुए, मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको दिल्ली और मुंबई की चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, दिल्ली का ये केस आपके सामने है। यह अखबार की सुर्खी है, कोरोना संदिग्ध डॉक्टर पिता को लेकर बेटी 5 अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, किसी ने भर्ती नहीं दिया, दम तोड़ा। इस तरह की कई मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। एक और पत्रकार हैं उत्सव बैंस, उन्होंने यह मामला आपके सामने पेश किया है। ट्रैजिक, कोविड पेशेंट डाइज बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट कुड हियर हिज पिटिशन फॉर अ हॉस्पिटल बेड विद वेंटिलेटर। द मैटर इज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। The 80-year-old senior citizen was refused a bed by 4 top Delhi hospitals and had then moved to the Delhi High Court. एक 80 साल का बुजुर्ग दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए गया क्योंकि 4 दिल्ली के अस्पतालों ने उसे बिस्तर देने से इनकार कर दिया। मगर जैसे ही मामले की सुनवाई हुई, उस 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक बेशक दिल्ली सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रही हो, मगर उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो चिंताजनक हैं, जो इस तस्वीर के जरिए सामने उभर कर आती हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रति 10 लाख लोग दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हैं और सबसे ज्यादा मौतें? दिल्ली में प्रति 10 लाख 1,262 केसेस हैं और प्रति 10 लाख 33 मौतें हुई हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं और यह अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बातें हैं। आखिर दिल्ली में हालात क्यों बेकाबू हैं? क्या वजह है कि दिल्ली में चीजें सुधर नहीं रही हैं? इसको लेकर मैंने दिल्ली के एमएलए सौरभ भारद्वाज से बात की। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस तरीके की कुछ शिकायतें जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट पे भी आई हैं, हमारे पास भी आ रही हैं कि कुछ प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो कोविड पेशेंट्स को एडमिशन नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो हालांकि सरकार ने इन्हें मार्च में ही कहा था कि आप कोविड की पेशेंट्स की तैयारी करें और करीब 1 हफ्ते पहले इन्हें कहा जा चुका है कि आप अपने 20% बेड्स जो हैं वो आप कोरोना पेशेंट्स के लिए रिज़र्व करें। मगर अभी भी ये सामने आ रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स ने ये नहीं किया है। उनको सरकार एक एक अस्पताल को बुला के उनसे बात कर रही है और ये भी सामने आ रहा है कि कई अस्पताल जो है काला बाजारी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कोविड के बेड्स की, जिसके ऊपर सरकार जो है बहुत सख्त कार्रवाई करने का जो है मन बना रही है।
दिल्ली के अस्पतालों में जो गड़बड़ झाला चल रहा है उस पर आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दखल देना पड़ा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हम दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल हर अस्पताल में तैनात कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की उपलब्धि की सही जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप पर देना और जरूरतमंदों का एडमिशन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। मगर सवाल ये कि जब पिछले 2-2.5 महीनों से लॉकडाउन जारी है तो अब जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये फरमान जारी क्यों कर रहे हैं? तो ये तो दिल्ली की बात थी, मगर देश की वित्तीय राजधानी यानी मुंबई के हालात भी बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहां ऐसा लगता है बीएमसी के सामने, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है। आपके सामने मैं पत्रकार कुणाल पुरोहित के अंकल की दास्तान पेश करना चाहूंगा जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। उसके बाद हम मुद्दों की बात करेंगे। पत्रकार कुणाल पुरोहित ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। पिछले 2 दिनों में मैंने मुंबई में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बिखरते देखा है। मेरे अंकल की मौत कोरोना की वजह से हुई और जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत भयानक है। अंकल 3 दिन से लगातार खांस रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तीसरे दिन जाकर बहुत मुश्किल से हम उनका टेस्ट करवा पाए और यह कहा गया कि यह रिपोर्ट 2 दिन में आएगी, मगर टेस्ट के 24 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। टेस्ट की रिपोर्ट उनके मौत के बाद आई। उनकी मौत से पहले जब भी हमने किसी निजी अस्पताल में दाखिले की कोशिश की, सब ने मना कर दिया। एक बीएमसी अस्पताल राजवाड़ी में ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। उनके परिवार में उनकी पत्नी डायबिटीज की मरीज हैं, एक 86 साल की मां हैं और 3 अन्य हैं। परिवार के 2 सदस्यों, पत्नी और उनकी बेटी में कोरोना के लक्षण दिखने लगे हैं। उन्होंने बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 में कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। बीएमसी के अस्पताल में उनसे कहा गया कि आप निजी अस्पताल में जाएं। परिवार के पास कार नहीं है, वो कैसे जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल उनका टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो डॉक्टर का पर्चा मांगते हैं और डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्रिप्शन देने को तैयार नहीं हैं। अंकल की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं और घर में कोरोना के 5 हाई रिस्क मरीज हैं। ना बीएमसी उनका टेस्ट कर रहा है और ना ही कोई मशवरा दिया गया है कि जब तक बीएमसी उन तक नहीं पहुंचता उन्हें क्या करना चाहिए। यह है कुणाल पुरोहित की दर्द भरी दास्तान, उनके अंकल की दास्तान। देखिए, कुणाल तो एक पत्रकार हैं, वो ट्विटर पर हैशटैग्स चलाकर अपनी बात कह सकते हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकल तौर पर उनके कुछ लिंक्स हों। उनके जो घर में 5 हाई रिस्क मरीज हैं जिसका जिक्र कुणाल पुरोहित ने किया, उम्मीद है कि ये मामले जो हैं संबोधित किए जाएंगे। मगर आम इंसान का क्या? मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका जवाब दें। आम इंसान का क्या? मैंने, जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस साझेदार है महाराष्ट्र सरकार में, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत से बात की और मैंने उनसे कहा कि बीएमसी हालात को काबू में क्यों नहीं ला पा रही है, ये दिक्कतें क्या हैं और क्या हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे हैं सचिन सावंत, आप खुद सुनिए। अभिसार भाई, जिस तरह से गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र की सरकार इस कोरोना के संकट का मुकाबला करने में असफल रही है, ये सरासर गलत है। और मैं ये चुनौती देना चाहूंगा जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनसे 10 गुना बेहतर तरीके से हम लोग कोरोना का संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेस्टिंग कहीं हो रही है तो महाराष्ट्र में हो रही है। अब मुंबई की बात करें तो 75,000 से भी ज्यादा बेड की क्षमता हमने अर्जित की है। इसमें यह भी देखा गया था कि पेशेंट्स बढ़ सकते हैं, तो उसकी भी आशंका थी। दूसरी ओर मानसून एक बहुत बड़ा संकट होता है मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये कैपेसिटी बिल्टअप करने की कोशिश की गई है। आईसीयू बेड्स लगभग हफ्ते भर में कुछ 500 उसमें बढ़ोतरी होगी और ऑक्सीजन बेड भी पर्याप्त मात्रा में है। जहां तक बात है लोगों को बेड मिलने में जो तकलीफ हो रही है, इसकी जो कंप्लेंट हमारे पास आती है वो रात के 8 से 12 बजे तक आती है।
इसका कारण है कि दिन भर लोगों की कोशिश होती है कि निजी अस्पतालों में उनका दाखिला हो, अगर जब नहीं होता तब सरकारी अस्पतालों के पास लोग आते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि जो भी बेड आपको मिले वो उसके ऊपर आप अपना दाखिला करवाएं। दूसरी ओर कल 4,500 से भी ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी, जिसमें से 3,500 से भी ज्यादा ये निजी लैबों ने की हुई टेस्टिंग है। और कोई भी आपका प्रैक्टिशनर हो, फैमिली डॉक्टर हो, उसके प्रिस्क्रिप्शन से आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट के बारे में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। यह मुद्दा अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और बता रही हैं कि आम इंसान को क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ। एक ऐसा केस होता है कि एक इंसान ने हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते दम तोड़ दिया। या तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोविड हॉस्पिटल में जाना है तो पहले टेस्ट लाइए दिखा के हुए कि आपको कोविड हुआ है, और अगर आपको कोविड हॉस्पिटल में नहीं जाना है, आपको कोई और बीमारी है जैसे डायलिसिस या कैंसर या हार्ट अटैक, तो बोलते हैं एडमिशन से पहले आप कोविड में नेगेटिव टेस्ट लेके आइए। एक आम इंसान कोविड टेस्ट कहाँ से लेके आएगा, ये कोई भी सरकार नहीं बता रही है। मुंबई में ये मसला बहुत एक्यूट है और आई एम श्योर और शहरों में भी होगा। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं सरकारी जो काफ़ी अच्छे हैं और आम इंसान वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में सरकारी अस्पताल में शायद ही कोई लो मिडिल क्लास लोग जाते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस शहर की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडमिशन ही नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हर जगह बोल देते हैं कोविड टेस्ट करवा के लेके आओ, लेकिन कहाँ से लेके आओ। मेरी एक दरखास्त है सारे चीफ मिनिस्टर्स से कि जनता को आप बताएं कि अगर उनको अस्पताल जाना है तो उन्हें क्या करना होगा। अगर उन्हें पहले टेस्ट करवाना होगा तो बताइए टेस्ट कहाँ से होगा, और अगर इमरजेंसी हुई तो क्या हुआ। अगर आज मेरे घर में कोई बुजुर्ग ज़मीन पे गिर गया और उनका हिप डिस्लोकेशन हो गया या उन्हें हार्ट अटैक हो गया, तो मैं इमरजेंसी में कहाँ से कोविड टेस्ट करवाऊँ। हर दिन एक मौत मैं देख रही हूँ। आप सोचिए, इस देश की संख्या इतनी बड़ी है, कितने लोग हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीच में मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के अंदर लॉकडाउन लागू करने के बाद भी केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, उसकी वजह को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था तो उसके पीछे किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, जो अब मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर बताना चाहता हूं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को, इस तारीख 11 मार्च को यह घोषणा कर दिया था कि कोरोना संकट जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी है। मगर हमारी सरकार ने करीब 2 हफ्तों का इंतजार किया। इस बीच क्या हो रहा था? संसद भवन भी चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराई जा रही थी। नंबर 3, दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी, और वो कब हुआ था? 14 या 15 मार्च को। जबकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात को ऐसा आयोजन करने से मना कर दिया। इसके अलावा जो तबलीगी जमात के विदेशी डेलीगेट्स थे, उनकी जांच तक नहीं हुई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो सबसे पहले तो भारत की में जो कोरोना की जो महामारी है, लॉकडाउन से पहले, तुरंत पहले ये जो तमाम चीजें सामने उभर कर आई, उसकी वजह यह है। इसके बाद कायदे से जब 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि कोरोना संकट एक महामारी है, तभी प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए था कि देखिए, मैं आपको 14 दिन का वक्त दे रहा हूं गरीबों को। आप अगर आप अपने घरों को वापस जाना चाहें तो ये स्पेशल ट्रेन हैं, आप इसके जरिए वापस जा सकते हैं। आपने क्या किया? गरीब को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया और वो गरीब सड़कों पर निकल गया। फिर अचानक 1 महीने बाद आपका दिमाग में पता नहीं क्या बल्ब जल उठता है, आप अचानक उनको ट्रेन मुहैया करा देते हैं। इस बीच क्या हो रहा होता है? वो गरीब सड़कों पर चल रहा होता है, बड़ी तादाद में लोग मर रहे होते हैं। कई गरीब जो शहरों से अपने गांव जाते हैं, उनके अंदर कोरोना का वायरस होता है। आपसे लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपील करते रहे कि मोदी जी ट्रेन मुहैया कराइए, मगर उनकी बात सुनते सुनते आपने 1 महीने 10 दिन का वक्त गुजार दिया। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं। तो टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे थे जवाब मांगा जाएगा। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और न सिर्फ टैलेंट इंडिया को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।